आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सरकार लोगों को कोरोना काल में बिस्तर नहीं दे पाई, ऑक्सीजन नहीं दे पाई, दवाइयां भी नहीं दे पाई, अब मौत के आंकड़े भी छुपा रही है। और जब कुछ ऐसी खबरें सामने उभर कर आ रही हैं जिसमें असल मौत के आंकड़े सामने उभर कर आ रही है, तो ये सरकार बौखला रही है। जो लोग उन खबरों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है। विपक्ष के जो नेता उसकी बात कर रहे हैं उन पर हमला किया जा रहा है, उन्हें गिद्धों का नाम दिया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो देखिए। यह है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का वीडियो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कफन को नोचा जा रहा है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि लोगों को लकड़ियां तक नहीं मिली जलाने के लिए शवों को। अब उन्होंने अपने परिजनों के शवों को जमीन में दफन कर दिया, रेत में दफन कर दिया। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं बाकायदा कफन को नोचा जा रहा है, कफन को हटाया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं इस मौत में आखिर गरिमा कहां है? कैसे छीन ली गई मृतक की अस्मिता को, और इसका जवाबदेह कौन है? और अब न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर ने बवाल कर दिया है। यह खबर जो 2 दिन पहले आई थी, इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मगर राहुल गांधी की ट्वीट से पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि वो खबर क्या है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आपके स्क्रीन पर। उनका कहना है अभी तक आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक करीब 3,07,231 लोग मारे गए हैं। मगर न्यूयॉर्क टाइम्स में जो अपनी पड़ताल की है उसने 3 आंकड़े पेश किए हैं। सबसे पहले कम से कम कितने लोग मारे गए होंगे? आपके स्क्रीन पर वो आंकड़ा है 6 लाख। यानी कि सरकारी आंकड़ा जो दावा कर रहा है उससे डबल लोग मारे गए होंगे अगर हम कम से कम का आंकड़ा माने। और आपके सामने जो असल में जितने लोग मारे गए होंगे वो है 1.6 मिलियन, यानी कि 16 लाख लोग मारे जा चुके होंगे। और हो सकता है कि यही आंकड़ा हो, 16 लाख लोग भारत में कोरोना की वजह से मारे गए होंगे। और आपके सामने द वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी कि ये वो आंकड़ा है जो संभव है, जो हो सकता है कि सरकार ने छुपा दिया हो। आपके सामने 4.2 मिलियन, यानी कि 42 लाख लोग मारे गए होंगे। मैं जानता हूं केंद्र सरकार का जो प्रचार तंत्र है वो क्या कह रहा है। केंद्र सरकार का प्रचार तंत्र कह रहा है कि साहब मृतकों के आंकड़े बताना वो हमारे हाथ में थोड़ा है, राज्य सरकार के हाथ में। राज्य सरकारें क्या कर रही हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी की जो सरकार है वो क्या कर रही है। वो तो बाकायदा कफन को नोच रही है। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से यह बवाल हो गया है। राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया है जो सिर्फ आपके स्क्रीन पर है। नंबर्स डोंट लाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज, यानी कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, भारत सरकार झूठ बोल रही है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री, जो वैसे तो कुछ काम नहीं करते हैं, जिनकी अब तक कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है, जिनका अब तक इस्तीफा मांग लेना चाहिए था मगर अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो क्या कह रहे हैं? लाशों पर राजनीति, कांग्रेस स्टाइल। पेड़ों पर से गिद्ध भले ही लुप्त हो रहे हों, लेकिन लगता है कि उनकी ऊर्जा धरती के गिद्धों में समाहित हो रही है। राहुल गांधी जी को दिल्ली से अधिक न्यूयॉर्क पर भरोसा है। लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। हर्षवर्धन जी, मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं हमें भारत सरकार पर विश्वास है। 3 राज्यों का जिक्र करना चाहूंगा और तीनों पर बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में तो ऑक्सीजन मांगने वालों पर एफआईआर दर्ज किया गया। मैंने आपको वीडियो दिखाया दोस्तों। अब प्रयागराज के घाटों में बाकायदा कफन हटाया जा रहा है ताकि लोगों को यह ना पता चल सके। और क्या आप भूल सकते हैं कि किस तरह से गोरखपुर में बाकायदा एक बैनर लगाया गया था और उस बैनर में यह लिखा गया था कि वीडियो ना बनाएं घाटों का, जहां अंतिम संस्कार हो रहे हैं उसकी तस्वीर ना लें क्योंकि उससे हिंदू धर्म आहत होता है। यानी कि इस तरह से आप लोग आंकड़ों को दबा रहे हैं हिंदू धर्म का इस्तेमाल करके। और फिर इन्होंने अपने पालतुओं का इस्तेमाल किया। लंदन के नेहरू सेंटर में इन्होंने एक लेखक को तैनात कर दिया था जिसका नाम था अमीश त्रिपाठी। एक जमाने में ये बहुत अच्छी किताबें लिखा करते थे, मगर इस वक्त ये सिर्फ इस सरकार के चाटुकार हैं। इन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था कि अगर मीडिया जो है वो घाटों पर जो अंतिम संस्कार हो रहा है उसकी तस्वीर लेगा या उसका वीडियो उतारेगा तो उससे आत्माओं को मोक्ष हासिल करने में दिक्कत पेश आएगी। अमीश त्रिपाठी, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? इतनी सी भी शर्म नहीं आती? जब उसी तरह से वो कुत्ते रेत को खोदकर उन लाशों को खाते हैं तो क्या उससे आत्मा को मोक्ष हासिल होता है? जब हिंदू को मजबूर होकर अपने परिजन का शव दफन करना पड़ता है, क्या उससे आत्मा को मोक्ष हासिल होता है? ये लोग किस तरह से जनता को मूर्ख बनाते हैं दोस्तों, मेरी समझ के बिल्कुल परे है। इनको शर्म भी नहीं आती है ये लोग किस कदर से लोगों को झूठ बनाते हैं या बुद्धू बनाते हैं। और मुझे खुशी है कि 2 राज्य जो हैं, अब वो लोग ये बीड़ा उठा रहे हैं कि जो असल मौतें हुई हैं और जो आधिकारिक मौतें हुई हैं उसमें जो डिस्कनेक्ट है हम उस पर पड़ताल करने वाले हैं। और वो कौन से 2 राज्य हैं उसके लिए 2 शहरों पर आपको गौर करना पड़ेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हेमंत सोरेन ने क्या ट्वीट किया है आपके स्क्रीन पर। हम अपने मृतकों को लावारिस मान नहीं बहाएंगे, ना दफनाएंगे, बल्कि उन्हें उनके पूरे रीति रिवाज एवं धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप सम्मान पूर्वक विदाई देंगे।
इसके लिए हम हर दुखी परिवार को हर संभव सहायता देने आए हैं और आगे भी देंगे, ताकि कुछ लोग आपदा को अवसर में ना बदलें। आगे क्या कहते हैं, हम निष्पक्ष ऑडिट कर यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकारी आंकड़े जमीनी हकीकत से भिन्न हैं। इससे हमें इस त्रासदी से प्रभावित हर परिवार की पहचान कर उन्हें जरूरी सभी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से जोड़ जीवन सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। साथ ही ये आंकड़े हमें अपनी स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने क्या किया। आपके स्क्रीन पर इंडिया टुडे की खबर, राजस्थान गवर्नमेंट फॉर्म्स टीम्स टू ऑडिट कोविड डेथ टोल डेटा इन स्टेट, यानी कि अशोक गहलोत ने यह कदम उठाया है कि असल में कितनी मौतें हुई हैं, हम उसकी पड़ताल करेंगे। और क्यों करेंगे मैं आपको बताता हूं, क्योंकि दैनिक भास्कर की यह खबर जो थी ना दोस्तों, वो गहलोत सरकार के मुंह पे करारा तमाचा थी। आपकी स्क्रीन पर भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट, सरकार ने 50 दिनों में जिन 25 जिलों में बताई 3918 कोरोना मौतें, उनके सिर्फ 500 गांव ब्लॉक से उठी 14,482 अर्थीयां, यानी कि 4 गुना ज्यादा दोस्तों। और ये वो राजस्थान है दोस्तों जो पिछले साल जब कोरोना आया था तब भीलवाड़ा मॉडल की बात कर रहा था। ये आपके सामने हकीकत दोस्तों। इस तरह से मौतों को छुपाया जा रहा है। क्या हमारी सरकार को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? बिहार और उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, वहां तो लाशों को बहा दिया है गंगा में और उन आंकड़ों की कोई पड़ताल नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं दोस्तों। 2019 में जब कोरोना नहीं था तब अमूमन शमशान घाटों में 27,000 शव जलाए जाते थे, एक आंकड़े के मुताबिक। क्या आप जानते हैं कि सरकार यह दावा कर रही है कि रोज 4,000 लोग मारे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में शायद 3,800 मारे गए, मगर उससे पहले लगातार रोज 4,000 लोग मारे जा रहे होते। अब सोचिए, इन 4,000 लोगों को आप उन 27,000 लोगों में जोड़ें, यानी कि 31,000, तब क्या इतनी बुरी हालत होती है अगर रोज 31,000 लोग मारे जा रहे होते? नहीं, क्योंकि आंकड़ा 4,000 का नहीं है, इससे 10 गुना ज्यादा है, इससे 5 गुना ज्यादा है। लाशों को नदियों में बहाया जा रहा है, लाशों को जलाया भी नहीं जा रहा है, लाशों को कुत्ते चबा रहे हैं, उन्हें लावारिस छोड़ दिया गया है। आज मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि कृपया जो मर गए हैं उनकी तौहीन ना करें। और इसमें सबसे ज्यादा गुनाहगार उत्तर प्रदेश, बिहार सामने उभर कर आ रहा है। और यहां पर सरकारें किसकी हैं? आज मैं चुनौती देना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ को, आज मैं चुनौती देना चाहता हूं नीतीश कुमार को, आज मैं चुनौती देना चाहता हूं विजय रूपाणी को, इन 3 मुख्यमंत्रियों को। क्या आप हेमंत सोरेन और अशोक गहलोत की तरह मौतों का ऑडिट कराएंगे या नहीं कराएंगे? बताइए, क्या आप में हिम्मत है, या एक बार फिर आप मौतों के आंकड़ों को इसी तरह से दरकिनार कर देंगे? यह सवाल आप पर है दोस्तों, क्योंकि जब आप मौत का आंकड़ा छुपाते हैं ना, तो जो लोग कोरोना से मारे गए हैं उन परिवारों को कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं नहीं मिलती, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैं लगातार कह रहा हूं, मौत के बाद एक मृतक और उसके परिवार को इज्जत मिलनी चाहिए, वो इज्जत तक हम नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आप समझ जाइए कि मृतकों के आंकड़ों को दबाना कितना बड़ा गुनाह है। और सुनिए सरकार में आज जो दूसरा मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि किस तरह से सरकार जो है ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है मसलन नेटफ्लिक्स और अमेज़न, उन पर दबाव बना रही है और इसका देश पर क्या असर पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बीबीसी की एक खबर बताना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों में लगातार भारत के जो करोड़पति हैं वो देश छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बीबीसी की खबर दरअसल कहती क्या है, जो आपके स्क्रीन पर अब आने वाली है। These claims are born out of the figures from the Wall Street investment bank Morgan Stanley. A 2018 report found that 23,000 Indian millionaires had left the country since 2014. सबसे पहले इस आंकड़े की बात करें कि 2018 को यह पता चला था कि करीब 23,000 भारतीय करोड़पति जो हैं वो भारत छोड़कर जा चुके थे। यानी कि मोदी सरकार के आने के बाद किस तरह से देश का पैसा जो है वो बाहर जा रहा है। अब आगे देखिए, more recently, a global wealth migration review report revealed that nearly 5,000 millionaires, or 2% of the total number of high net worth individuals in the country, left India in 2020 alone, and Indians topped a list compiled by the London headquartered Global Citizenship and Residency Advisory Henley and Partners। मतलब क्या है कि दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जो विकासशील देश हैं, जो प्रगति कर रहे हैं। भारत वो देश है जहां के जो लखपति करोड़पति जोरों से देश छोड़कर भाग रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये कायर हैं, देश को छोड़ के भाग रहे हैं, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मोदी सरकार ऐसा क्या कर रही है जिसके चलते ये करोड़पति भारत में बैठ के धंधा नहीं कर पा रहे? 2014 से पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था ना, 2014 से पहले ऐसा नहीं था। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं।
क्योंकि सरकार ट्विटर के दफ्तर पर जाके रेड मारती है, सरकार अमेज़न के एक अधिकारी को अदालत बुलवाती है और उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है ना, मसलन नेटफ्लिक्स, अमेज़न या फिर जो बाकी सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, मुझे खबर मिली है कि इनमें से कई लोग अपने मुलाजिमों को सिंगापुर भेज रहे हैं, दूसरे देशों में भेज रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इससे मेरे देश की नाक किस तरह से कटेगी? हमारे यहां से पैसा बाहर जा रहा है, हमारे यहां कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, उल्टा जो लोग हैं वो लोग छोड़ के सिंगापुर जा रहे हैं। आप बताइए ना, इससे किसका नुकसान है? ऐसे में इस देश में नौकरियां आखिर कैसे बनेंगी, कैसे पैदा होंगी, जब मोदी सरकार इस तरह से विदेशी कंपनीज को डराती रहेगी? क्योंकि देखिए आपने क्या किया 2014 से 2019 के बीच में, जितने भी फॉरेन एनजीओज थे, मसलन ग्रीन पीस ने अपना दफ्तर ही बंद कर दिया। जितने भी फॉरेन एनजीओज थे, आपने उन पर अंकुश डाला, उन पर दबाव डाला। नतीजा दुनिया भर में यह संदेश जा रहा है कि भारत दरअसल इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए सुरक्षित नहीं है। आज जो ट्विटर ने बयान जारी किया है दोस्तों, वो बयान बहुत कुछ कहता है। वो बयान ये कह रहा है कि देखिए, हमें भारतीय जनता की इज्जत है, मगर हमें इस बात की चिंता है कि हमारे ऑफिशियल्स को जेल ना भेज दिया जाए। भारत तो इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ना, यहां की उदारवादी समाज की दुहाई दी जाती है, सर्वधर्म संभाव, वसुदैव कुटुंबकम जैसी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। मगर आज मेरे देश के अंदर जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो डर रहे हैं, बाहर से आने वाली कंपनीज डर रही हैं। नुकसान किसका है मुझे बताइए ना? क्योंकि ये जो बाहर से कंपनीज आती हैं, ये लोग क्या अपने साथ अपने नागरिक लेकर आते हैं? क्या इन कंपनीज में वही लोग नौकरी करते हैं? नहीं। आपने टिकटॉक को हटा दिया चीन के नाम पर, मगर अब भी चीन की कई कंपनीज आईपीएल में निवेश करती हैं। चीन की कई कंपनीज के साथ आप लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, मगर चूंकि टिकटॉक के जरिए आपको देश को एक संदेश भेजना था, तालियां बजवानी थी, इसलिए आपने टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। टिकटॉक में कई मुलाजिम काम कर रहे थे, उनकी अब किसी की नौकरी नहीं रही। क्या इस सरकार को इस देश की जनता की चिंता है? और सबसे बड़ी बात, क्या आपको इस देश के नाक की चिंता है? क्योंकि यह सरकार तो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करती है। कहां का राष्ट्रवाद है मुझे बताइए ना? अगर इस देश में कोई रहना ही नहीं चाहेगा तो फिर कौन सा राष्ट्रवाद? जब आप मौत के आंकड़े छुपाएंगे तो फिर कौन सा राष्ट्रवाद बताइए ना? कोई मर जाता है, आप उसे इज्जत देने को तैयार नहीं है। कोई नौकरी करना चाहता है, आप उसे सुरक्षा देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में कहां का राष्ट्रवाद, कहां का भारत बताइए ना मुझे? और कहां का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र? मेरी ये बात आप में से कई लोगों को बुरी लग रही होंगी दोस्तों, और मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि आज जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं ना, मुझे परवाह है अपने बच्चों की, मुझे परवाह है आपके बच्चों की। क्योंकि आपको यह सोचना होगा कि आप अपने बच्चों के लिए किस तरह का भारत देके जा रहे हैं। आपको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी। भूल जाइए आपकी जिंदगी गुजर रही है। आप में से कई लोग ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं। आप में से कई लोग जो हैं ये काल्पनिक डर पाले हुए हैं कि अगर बीजेपी चली गई तो मुगलों का राज हो जाएगा। आप लोगों का कोई इलाज नहीं, मगर अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि आप अपने बच्चों के लिए किस तरह का भारत देके जा रहे हैं। सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।